बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन देखने के लिए आप आरसीसी की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। पहला सवाल, इन केस ऑफ टू वे द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ द लॉन्ग स्पान, प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ द शॉर्ट स्पान। तो इसका सही आंसर बी है। देखिए, IS 456/2000 में जो 24.1 क्लॉज है उसमें 2 पॉइंट्स नोट्स के तौर पे दिए गए हैं, जिनमें से पहला है फोर स्लैब्स स्पानिंग इन टू डायरेक्शंस, द शॉर्टर ऑफ द टू स्पान्स शुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, यही एक्चुअली लिमिटिंग डिफ्लेक्शन है। दूसरे शब्दों में इसको लिमिटिंग डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए क्या कोडल प्रोविजन है कि जो स्पान लेंगे वो शॉर्टर वाला लेंगे। जो दोनों स्पान होते हैं लॉन्गर और शॉर्टर, उनमें से शॉर्टर वाला कंसीडर किया जाएगा। तो उसी को थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ द शॉर्ट स्पान। एज पर IS 456/2000, for simply supported two-way slabs of shorter span up to 3.5 meter with mild steel reinforcement, the span to overall depth ratio generally assumed to satisfy vertical deflection limits for loading class up to 3 kilonewton per meter is। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें आपको सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब के लिए स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो पूछा हुआ है, और ये कुछ इसमें कंडीशन है। तो ये देख सकते हैं, जो पिक्चर मैंने आपको भी दिखाई थी, तो उस नोट्स में से जो दूसरा वाला है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रखा है। और इसका आसान भाषा में मतलब ये है, देखिए ये जो है, ये तो कुछ कंडीशन हो गई, लेकिन सिंपल तौर पे ये है कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब है और टू वे टाइप की है। ठीक है, स्लैब या तो वन वे टाइप की हो सकती है या टू वे टाइप की हो सकती है, जो हम जनरली पढ़ते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड में जब टू वे स्लैब होगी तो उस केस में स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो 35 होना चाहिए। इसी तरह से कंटिन्यूस स्लैब में 40 होगा। सेम टू वे स्लैब की बात हो रही है। तो अब ये जो स्लैब है ये वन वे भी तो हो सकती हैं, तो इनका वन वे का जो प्रोविजन है वो अलग है, वो जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी अलग हैं। तो उस पे आगे क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, तो आपको वहाँ पे बता दूंगा। इसी तरह से कैंटिलीवर स्लैब भी हो सकती है, तो उसके लिए डेटा अलग है। ठीक है, फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, सिंपली सपोर्टेड स्लैब टू वे टाइप की होगी तो 35 होगा स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो, और इसी तरह से कंटिन्यूस में 40 होगा। पर ये टू वे का केस है तो यहाँ पे 35 होगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड का पूछा हुआ है। ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब्स टू रजिस्ट। तो ड्रॉप्स क्या होते हैं, देखिए फ्लैट स्लैब में ड्रॉप यूज़ होते हैं। तो ये फ्लैट स्लैब है जो ऊपर आप देख रहे हैं, और ये वाला जो पोर्शन है रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में, ये ड्रॉप है। तो ये ड्रॉप यूज़ करते हैं ताकि जो छत पे या जो स्लैब है उस पर जो शेयर आ रहा है वो कम हो सके या नेग्लेजिबल हो सके। आप खुद सोचिए, अगर कॉलम है सीधा और ये वाली चीज़ नहीं है जिसको हम ड्रॉप कह रहे हैं, तो स्लैब पे शेयर ज़्यादा आएगा, उसके कटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि फिर वो पॉइंटेड हो जाएगा कॉलम का जो रिएक्शन लगाएगा कॉलम उस पे ऊपर। पर ये वाली चीज़ होगी तो वो उसको कम कर लेगा एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है सब जगह की जाती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, हर जगह ये अवेलेबल है। तो इन्हें कहते हैं हम ड्रॉप, कई बार ड्रॉप पैनल भी बोल देते हैं। तो ये शेयर को रजिस्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट होती कौन सी है, देखिए ये एक जनरल सा लेआउट है, वन वे स्लैब मान लीजिए इसको। तो इसमें जो बार्स नीचे हैं वो मेन बार होती हैं, और इनकी लेंथ जनरली कम होती है। तो जब बिछाया जाता है तो मेन बार को ऐसे बिछाया जाता है पहले, और ये जनरली बड़ी होती हैं डाया में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऊपर होती हैं इस तरह से, और ये वाली लंबी भी होती हैं इनसे। तो डाया में या तो दोनों बराबर होंगी या मेन बार का डाया ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार लोड को तो लेती ही है, इसके अलावा टेम्परेचर स्ट्रेस और श्रिंकेज स्ट्रेस को भी लेती है। तो ऑल ऑफ द अबव टाइप का क्वेश्चन है। ए सिंपली सपोर्टेड reinforced concrete beam shall be treated as deep beam if the ratio of effective span to overall depth is less than। सिंपली सपोर्टेड reinforced concrete की बीम है, इसको डीप बीम कब बोलेंगे, जब इसका स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो जो है वो 2 से कम होगा। कहाँ से आया ये कोड से आया। 29 जो पॉइंट है वो पूरा डीप बीम पे है, और इसका जो पॉइंट 1 वाला है जनरल वाला, इसमें लिखा हुआ है ए बीम शैल बी डीम्ड टू बी अ डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ यानी एल अपॉन डी, ये लेस देन होना चाहिए 2 से इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, और लेस देन होना चाहिए 2.5 से इन केस ऑफ कंटिन्यूस बीम। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। इफ ए टू वे स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन शेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रेकमेंड। तो क्या करेंगे अगर शेयर में फेल हो रही है कोई स्लैब हमारी। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, स्लैब की थिकनेस को बढ़ा देते हैं। अब उसके पीछे की वजह समझिए। पहली बात तो यह है कि जो स्लैब होती हैं उनमें जो शेयर आता है वो वैसे ही बहुत कम आता है, लगभग ना के बराबर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्लैब होती है, जैसे ये मान लीजिए कोई स्लैब है, तो स्लैब जो है हम ये मान के चलते हैं कि ये बहुत सारे बीम से बनी हुई है। इनफैक्ट जब हम एक स्लैब को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें से एक टुकड़ा ले लेते हैं उसका, जिसको हम बीम की तरह ट्रीट करते हैं, और फिर बाकी उसमें मल्टीप्लाई करके उसको फिर एक स्लैब जैसा कंसीडर कर लेते हैं। तो इसलिए स्लैब के जो डिज़ाइन स्टेप हैं वो बहुत सारे बीम से मेल खाते हैं। इसी तरह से जो शेयर स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट है, टाउ बराबर वी अपॉन बी डी, तो इसमें जो वी बी और डी है ये इसकी विड्थ और डेप्थ है बीम की। तो बीम कहिए चाहे स्लैब कहिए, अब स्लैब वाले केस में जो ये बी वाला पोर्शन है, बी वाला पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बीम का क्रॉस सेक्शन तो कुछ ऐसा होगा, लेकिन स्लैब का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होगा, चौड़ा सा काफ़ी। जब हम काट के देखेंगे एक हिस्से को, तो बी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऑलरेडी उसका टाउ कम होता है। इसीलिए शेयर स्ट्रेस फॉर स्लैब्स इज वेरी लो सिंस विड्थ इज लार्ज।
ये हो गई एक चीज़। अब अगर विड्थ से काम ना चले, विड्थ तो ज़्यादा होती है तो शेयर तो वैसे ही कम होता है, पर कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि वो विड्थ भी कम पड़ रही हो, टाउ की वैल्यू तब भी ज़्यादा आ रही हो, तो उस केस में हम डी को भी बढ़ा देंगे फिर। जब बी से काम ना चले तो डी बढ़ा दो। तो इन केस विड्थ इज नॉट सफिशिएंट टू रजिस्ट शेयर स्ट्रेस इज कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ स्लैब। तो यही है इस सवाल का कॉन्सेप्ट कि हम जो है थिकनेस को बढ़ा देंगे स्लैब की, जिसको हम डेप्थ भी कह रहे हैं यहाँ पे। द हॉरिजॉन्टल reinforced सीमेंट कंक्रीट स्लैब स्पैनिंग बिटवीन द सपोर्टिंग वॉल्स और बीम्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल reinforced सीमेंट कंक्रीट स्लैब। छत की तो बात हो रही है, या तो वो दीवारों पे टिकी होगी या बीम्स पे। अब दीवारों का तो समझ में आता है, तो आपने दो तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे, या तो लोड बेरिंग होता है या फिर वो फ्रेम्ड टाइप का होता है। तो जो ये बीम वाला कॉन्सेप्ट है ये फ्रेम वाला ही होता है, जैसे बीम पे टिका हुआ है और बीम फिर कॉलम पे टिकी हुई है, तब भी छत टिकी हुई है, नहीं तो दीवार बना दो और तब उसके बाद ऊपर कास्टिंग कर लो, तब भी वो स्लैब उस पर टिकी हुई है। तो आम भाषा में हम उसको छत बोल देते हैं, ठीक है। A main reinforcement of an RC slab consists of 10 mm bars at 10 cm spacing. If it is desired to replace 10 mm bars by 12 mm bars, then the spacing of 12 mm bars should be। अब कोई स्लैब है, उसमें पहले 10 mm बार यूज़ हो रही थी 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे। ऐसा मान लीजिए कोई 10 mm का बार था और ये कोई 10 की स्पेसिंग थी भाई, ठीक है। और अब क्या किया हमने, ये जो बार थी इसको बढ़ा दिया, इसका डाया बढ़ा दिया, 12 कर दिया 10 का, और अब वो हमसे स्पेसिंग पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा डाया इसका बढ़ गया है अब। तो डाया बढ़ने से क्या होता है कि स्पेसिंग कम हो जाती है, सॉरी स्पेसिंग बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है देखिए, जो इनका टोटल डाया है, टोटल वेट है या टोटल वॉल्यूम कह लीजिए, जिसको हम कैपिटल AST से दिखाते हैं, वो नहीं बदलने वाला किसी भी हाल में। आप अगर इसका ये जो 10 mm का बार था इसको 12 mm का कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो जो AST है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए स्पेसिंग जो है बढ़ जाएगी। पहले कम कम दूरी पे थे, अब जो है थोड़ी ज़्यादा दूरी पे होंगे। तो आंसर तो 10 mm से 10 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही आएगा, जो स्पेसिंग पहले थी। अब इसको थोड़ा वैसे समझ लीजिए, इसको ध्यान रखिए जो यहाँ पे बताया AST वाला, ठीक है। तो स्पेसिंग को जो हम निकालते हैं जनरली स्लैब के केस में, वो निकालते हैं स्मॉल AST अपॉन कैपिटल AST, जिसका मतलब ये है कि स्मॉल AST हो गया एक बार का क्रॉस सेक्शन, और कैपिटल AST हो गया सारी बार का, जितनी भी बार है वहाँ पे, ठीक है। तो एक को सबसे डिवाइड करो तो उनके बीच का गैप आ जाता है। पर इसमें जो AST वाली चीज़ है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम कांस्टेंट मान के प्रोपोर्शन साइन में डाल देंगे। तो या तो ऐसा कहिए कि जो स्पेसिंग है वो प्रोपोर्शनल है स्मॉल AST के, और इस स्मॉल AST में भी जो पाई/4 है वो कांस्टेंट है दोनों का। भाई छोटी बार का एरिया निकालोगे तब भी पाई/4 इंटू डाया का स्क्वायर करोगे, बड़ी बार का निकालोगे तब भी पाई/4 इंटू डाया का स्क्वायर करोगे। तो डाया ये जो मैटर कर रहा है, इसलिए पाई/4 को भी हटा दिया। तो हम पहुंचे इस कंक्लूजन पे कि स्पेसिंग जो है वो फाई स्क्वायर के बराबर होगी इस पर्टिकुलर केस में, जब AST कांस्टेंट है। तो S1/S2 किसके बराबर होना चाहिए, φ1/φ2 का स्क्वायर। जब 100 स्पेसिंग थी तो 10 का स्क्वायर, जब S2 स्पेसिंग होगी तो 12 का स्क्वायर। तो ये सब आप जानते होंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। तो लगभग कितना हो गया, 14.5। तो पहले ये बार थी, पहले 10 mm के गैप पे थी ये, और जब हमने डाया बढ़ा दिया बार का तो अब ये लगभग 14.5 सेंटीमीटर के गैप पे आ गई हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए reinforced कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, द मैक्सिमम साइज ऑफ reinforcement बार दैट कैन बी यूज्ड इन। तो ये कोडल प्रोविजन है कि जो किसी भी स्लैब में जो हम बार यूज़ करेंगे, मेन बार होगी जो जो सबसे ज़्यादा डाया की बार यूज़ होगी, वो थिकनेस के 1/8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पे घुमा-घुमा के सवाल पूछे जाते हैं। 2-3 सवाल तो मैंने ही लगा रखे हैं इसमें, आगे देखना आप। तो 1/8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 80 mm है सपोज़ स्लैब की थिकनेस, जो छत की मोटाई होती है। इसका 1/8 हो गया 10 mm, तो हम कुछ भी करके 10 mm से मोटी बार यूज़ नहीं कर सकते उसमें। मेन बार जो होगी वो 10 mm की होगी। हालाँकि डिस्ट्रीब्यूशन आप 8 की कर लीजिए और छोटी कर लीजिए, पर बड़ी नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे 75 दे रखा है, तो उसका 1/8 आ गया 9.37। अब ये 9.37 mm से ज़्यादा की बार हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इतने की तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इतने की मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। तो कौन सी होती है, या तो 8 mm की होती है या फिर सीधे 10 mm की होती है। 10 mm की होती है। तो जैसा कि ये कह रहा है कि 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9.37 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9.38 भी नहीं होना चाहिए। तो 10 mm कैसे हो जाएगा फिर? इसका मतलब हम कम की तरफ आएँगे, 8 mm की यूज़ करेंगे। इसीलिए ऑप्शन में 9 mm या ये 9.3 mm नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बार मार्केट में है ही नहीं, वो वहाँ पे क्यों होगा ऑप्शन में? इसलिए 8 mm इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम पे खेल रहा है वो, कि ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। The minimum reinforcement used in either direction of the slab shall not be dash of the total cross sectional area for Fe 250 grade steel। तो इसके लिए भी कोडल प्रोविजन है कि अगर माइल्ड स्टील बार है तो कितना परसेंट होना चाहिए मिनिमम, और HYSD तो कितना होना चाहिए। तो देखिए मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम इतना तो रखना ही रखना है। तो HYSD के लिए याद रखिएगा 0.12% है। 0.12% ऑफ BD का मतलब है 0.0012। ये 12% नहीं है, ये 0.12% है, यानी इतना है। और माइल्ड स्टील के लिए ये 15 हो जाएगा। 15 का मतलब आप समझ रहे हैं, 0.15%। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेल नॉट बी, तो लेस देन आना चाहिए यहाँ पे, ये इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम की बात हो रही है। अब इस बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि एक ऑप्शन तो चलिए बी में यही है जो आपको दिख ही रहा है, ये वाला, ठीक है। सी में हो सकता है ऐसा ऑप्शन होता, ये वाला, तब कौन सा करते, तब कन्फ्यूजन होती। तो ये वाला गलत हो जाता, सेल नॉट बी लेस देन 0.15%, क्योंकि मिनिमम है तो इससे कम नहीं होना चाहिए, तो ये सही होता, ये गलत होता, ठीक है।
द मिनिमम कवर फॉर बार्स इन आरसीसी स्लैब शुड बी। तो कवर की बात हो रही है स्लैब में। तो अब देखिए जनरली आपने देखा होगा ये जो 3-4 चीज़ें हैं, बीम हो गई, स्लैब हो गई, कॉलम हो गया, फुटिंग हो गया, इनका जो नॉमिनल कवर होता है उसका एक डेटा आता है सीधा-सीधा। जैसे बीम के लिए बोल देते हैं 25 एमएम, स्लैब के लिए 20, कॉलम के लिए 50 और सॉरी कॉलम के लिए 40 और फुटिंग के लिए 50। ये जो जनरली लिया जाता है। मतलब जो फेरबदल होंगे वो इसी को आधार मान के होंगे। तो जो स्लैब का है 20 एमएम, ये होता तो 20 है, पर तब होता है जब हम जो बार यूज़ कर रहे हो 12 एमएम से ज़्यादा की हो। ध्यान से देखिए, अगर 12 एमएम से कम की बार यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम चाहें तो इतना ही कवर लें और चाहें तो 5 एमएम कम कर लें। इस चीज़ को फिर से सुन लीजिए। स्लैब के लिए जो नॉमिनल कवर है वो है 20 एमएम जनरली, पर अगर यूज़ होने वाली बार 12 एमएम से कम है तो उस केस में हम चाहें तो 5 एमएम कम कर सकते हैं, यानी 15 एमएम ले सकते हैं कवर को। तो इसी को आधार मानते हुए जो क्वेश्चन है वो ये बना हुआ है। तो 15 एमएम वाला आंसर सही होगा, पर साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो बार, सॉरी अब मैं उसमें बता रहा हूँ कंप्लीट में, तो 15 एमएम ले सकते हैं 12 से कम के लिए। और इन केस जो, अब जैसे मान लीजिए 16 एमएम की बार यूज़ हो रही है तो उस केस में नहीं ले सकते 15, उसमें आपको या तो वो 20 वाला लेना पड़ेगा या फिर ये प्रोविज़न है कि डाया और बार ले लीजिए। तो 15 एमएम तब है जब 12 एमएम से कम की बार यूज़ हो रही है। अगर बार का खुद का ही डाया 16 एमएम है तो फिर 16 का स्पेसिंग कर लीजिए फिर। Calculate the total weight of the steel bar required for a slab of 3 by 2 meter if the slab is reinforced with 16 mm diameter bars at 250 mm center to center spacing in longitudinal and transverse direction। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे एग्जाम में आया होगा जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ रहा होगा। ये कोई स्लैब है 3/2 मीटर की और इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट है इस कुछ इस तरह से। बाकी जो इनकी स्पेसिंग है वो दोनों डायरेक्शन में सेम ही है, 250-250 एमएम की स्पेसिंग पे है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। और जो बार यूज़ हो रही हैं वो 16 एमएम की हैं, मेन वाली भी और लॉन्गिट्यूडनल वाली भी, डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी। तो हमको बताना है कि जो टोटल सरिया यूज़ हो रहा है उसका वेट कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सरिया यूज़ हो रहा है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अगर हमें सरिया का वॉल्यूम मालूम चल जाए मीटर क्यूब में, मान लीजिए एक्स मीटर क्यूब आ गया इन सभी सरिया का वॉल्यूम, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7850 की, क्योंकि ये क्या होता है, ये इसका डेंसिटी होता है। तो मीटर क्यूब में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इसका वेट अपने आप ही केजी में आ जाएगा, जो कि हमें बताना भी है केजी में, ठीक है। तो आप देखिए सॉल्यूशन इसका, ये छत थी, एक स्लैब थी 3/2 मीटर की, और इसमें कुछ इस तरह से बार्स थी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में। अब जरा इस चीज़ को समझिए कि जो लॉन्गिट्यूडनल में बार होंगी, यहाँ पर देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल में बार होंगी उनकी स्पेसिंग कौन निर्धारित कर रहा है, ऑपोजिट वाली डायरेक्शन, ट्रांसवर्स वाली डायरेक्शन जिधर 2 मीटर है। भाई जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग कौन डिसाइड कर रहा है, 2 मीटर, टोटल 2 मीटर ही तो बन रहा है यहाँ पे, ये छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल में 250 से जिसको डिवाइड करेंगे वो होगा 2 मीटर, यानी 2000 एमएम, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो 8 बार आ गई, यानी ये लंबी वाली जो बार है लॉन्गिट्यूडनल वाली 8 आ गई। और ट्रांसवर्स वाली की स्पेसिंग कौन डिसाइड करेगा, इधर से 3 मीटर वाला, तो इसको हम 3 मीटर को डिवाइड करेंगे 250 एमएम से, तो 12 बार निकल के आ जाएंगी। नंबर ऑफ बार आ गई, तो अब इनका वेट निकालना आसान है। एक चीज़ को समझिए केवल, एक तरफ का देखिए, टोटल वॉल्यूम में जो इधर लिखा हुआ है वो एक तरफ का है, जो 8 बार है लॉन्गिट्यूडनल वाली, और ये 12 बार आ गई ट्रांसवर्स वाली। केवल एक को समझ लीजिए, एक बार का जो क्रॉस सेक्शन है और जो उसकी खुद की लेंथ है, ध्यान से देखिएगा, ये एक बार का क्रॉस सेक्शन है, ये निकलेगा पाई/4 16 स्क्वायर से, क्योंकि 16 उसका डाया है। और इस बार की खुद की लेंथ कितनी होगी, ऐसे बिछ रखी है ना ये लंबी 3 मीटर तक, पूरा मान के चलेंगे कॉर्नर से कॉर्नर, और नहीं तो किनारों में बैंड तो हुई रहती है थोड़ी थोड़ी। तो ये पूरी जो इसकी लेंथ हो गई वो 3 मीटर हो गई, तो एमएम में वो 3000 एमएम हो गई, ठीक है। क्योंकि 16 को एमएम में ले रहे हैं तो तीन लेंथ को भी एमएम में ही लेंगे। और 8 का गुणा इसलिए क्योंकि 8 बिछी हुई हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है इससे निकलेंगी लॉन्गिट्यूडनल वाली, इस तरह से 8 बिछी हुई हैं, हर एक 3 मीटर लंबी है, और डाया है 16 एमएम, और ठीक इसी तरह से ये 12 वाला हो जाएगा क्योंकि वो 12 है ट्रांसवर्स वाली। दोनों को जोड़ देंगे, जो वॉल्यूम आएगा वो एमएम क्यूब में आएगा, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, फिर इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेट आ जाएगा लगभग 75 किलो। थिक एंड पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज नोन एज। तो थिक एंड पार्ट यानी कि वो पार्ट जो उसका थोड़ा फैला हुआ है, थिक एंड का सेंस होता है या तो कोई चीज़ मोटी हो या कोई फैली हुई हो। तो यहाँ पे ड्रॉप पैनल की ही बात हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला पार्ट है, जिस जो मतलब कॉलम पे है, फ्लैट स्लैब का वो भाग, फ्लैट स्लैब का वो पार्ट, वो हिस्सा जो कॉलम के ऊपर सपोर्ट कर रहा है, वो है ड्रॉप पैनल या ड्रॉप। इफ द डायमीटर ऑफ द मेन reinforcement in a slab is 16 mm, the concrete cover to main bars is। तो मैं जैसा मैंने बताया था, जो जनरली हम कवर लेते हैं वो लेते हैं 20 mm, पर 15 mm भी अलाउ कर लेते हैं जब बार का डाया 12 से कम हो। अगर बार का खुद का डाया 16 mm है तो तब हम वही लेंगे, 16 हो जाएगा आंसर। मतलब वही प्रोविजन है, या तो 15 mm हो या फिर डाया और बार हो। एनलार्ज्ड हेड ऑफ ए सपोर्टिंग कॉलम ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेक्निकली नोन एज। कोई कॉलम है उसका जो हेड है वो एनलार्ज हो रखा है, थोड़ा सा फैल रखा है, तो वो होता है कॉलम हेड। अब देखिए जो पिक्चर अभी तक दिखाई थी आपको, उसमें स्लैब तो थी ऊपर और ड्रॉप भी था और नीचे कॉलम था, पर ये वाला पार्ट नहीं था उसमें। तो ये चीज़ें हम कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, ये भी और ये ड्रॉप भी।
ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ड्रॉप देना ही देना है। तो ड्रॉप हो गया और ये कॉलम हेड हो गया, ये दोनों चीज़ें दी भी जा सकती हैं, नहीं भी दी जा सकती हैं, उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है, कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इसको, इसका जो नाम है वो कॉलम हेड है जनरली, तो इसी को यहाँ पे कैपिटल लिखा गया है क्वेश्चन में। तो ये कैपिटल है जिसकी बात हो रही है, जो कॉलम का एनलार्ज्ड हेड है। द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ ऑफ स्लैब सिंपली सपोर्टेड एंड स्पानिंग इन टू डायरेक्शन। अभी आपको बताया था स्पान टू डेप्थ रेशियो जो है टू डायरेक्शन का मतलब है, टू वे स्लैब है और सिंपली सपोर्टेड है। अभी देखा था ना हमने 35 और 40, 35 सिंपली सपोर्टेड का, 40 कंटिन्यूस का, लेकिन टू वे स्लैब की बात हो रही थी, तो 35 हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये रही वो टेबल जिसकी मैं बात कर रहा था कि सिंपली सपोर्टेड है और टू डायरेक्शन में है तो 35 है, और कंटिन्यूस है टू डायरेक्शन में तो 40 है। तो ये तो मैंने आपको कोड में ही दिखा दिया था। लेकिन अगर ये वन वे स्लैब हो सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस में, तब ये 30 और 35 होंगी, यानी जो इनका खुद का डेटा है उससे 5-5 कम कर लीजिए, ठीक है। तो इन पे भी सवाल आते हैं। और रही बात कैंटिलीवर स्लैब की, तो उसका 12 होता है, इस पे भी सवाल पूछा गया है। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। कॉलम स्ट्रिप की विड्थ की बात हो रही है। और ऑप्शन में जो है वो पैनल लिखे हुए हैं कि जो पैनल है उसकी विड्थ का 1/4 होगा, आधा होगा, उसका रेडियस डायमीटर क्या होगा। तो जरा सा इसको समझ लीजिए। देखिए ये वाली पिक्चर है, इसको आप प्लान की तरह देखिए, हम कि ऊपर से देख रहे हैं किसी फ्लैट स्लैब को, और हम उसका क्रॉस सेक्शन देख पा रहे हैं। तो ये वो कॉलम है जो नीचे कॉलम थे, और इसी में आप ड्रॉप भी मान लीजिए। तो जो ड्रॉप पैनल होता है या जिसको पैनल बोलते हैं, वो होता है एक्चुअली ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। इसको फिर से देख लीजिए, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, इसे कहते हैं पैनल। जो चार अगल बगल के कॉलम होते हैं उनको मिला के जो बनता है वो पैनल होता है। तो इसके साइज से हम मिडिल स्ट्रिप की भी चौड़ाई निकाल सकते हैं और कॉलम स्ट्रिप की भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे उल्टा देखिए, कॉलम स्ट्रिप है 5 मीटर, मिडिल स्ट्रिप है 5 मीटर, तो जाहिर सी बात है जो ये पैनल है ये 10 बाई 10 का है। इधर से भी देख लीजिए, ऐसा देखिए, 2.5 मीटर ये आ गया, 2.5 मीटर ये आ गया, और 5 मीटर बीच में हो गया। यही कहानी यहाँ से भी है, 5 बीच में है, 2.5 यहाँ से। तो ये पैनल जो है 10 बाई 10 मीटर का है। हाँ, ये जो डेटा है वो mm में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप आपस में बराबर होती हैं, और इनकी जो चौड़ाई है वो ड्रॉप पैनल के साइज़ की आधी होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पैनल की विड्थ का आधा होगा कॉलम स्ट्रिप। इसी क्वेश्चन में यहाँ पे मिडिल स्ट्रिप भी दे दे तब भी यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। रेडियस और डाया का कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। If the size of panel in a flat slab is 6 by 6 मीटर, then as per IS code the width of column strip and middle strip are। तो जैसा अभी आपको समझाया कि अगर पैनल 6 बाई 6 का है तो मिडिल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप दोनों आधी आधी हो जाएंगी 3 बाई 3 की, ठीक है। जैसे ये 10 बाई 10 का था तो इसको 6 का मान लीजिए, ये 6 बाई 6 का है तो 3 मीटर की मिडिल स्ट्रिप हो गई, और ये 2.5 इधर से है लेकिन ये 2.5 इधर भी है। ऐसा नहीं कि ये एक ही पैनल है, इसमें और भी तो पैनल होंगे ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला कॉलम स्ट्रिप ये भी 3 मीटर का हो गया, ये वाला भी 3 मीटर का हो गया, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमें। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ स्लैब इज प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग डैश रिइंफोर्समेंट। तो देखिए इसका सही आंसर है टॉर्जन, यानी जो स्लैब किनारों से उठ जाती हैं कभी कभी, इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, तो किनारों पे टॉर्जन रिइंफोर्समेंट दी जाती है। आईएस कोड जो है 456/2000 वाला, इसमें पीछे एनएक्स दिए हुए हैं ABCD करके एच तक। तो इनमें जो डी वाला है और उसमें जो D1 है, तो उसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। तो उसका जो सार है वो यही है कि जो स्लैब है, स्लैब को कॉर्नर से उठने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ द स्लैब, उसके लिए टॉर्जन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जानी चाहिए। ए रिब्ड स्लैब इज प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रिब्ड स्लैब क्या होती है, रिब्ड का मतलब होता है धारीदार, रिब यानी धारियाँ। धारियाँ जो होती हैं, इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है साउंड को ब्लॉक करना और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। जैसे कैविटी वॉल में होता है, कैविटी वॉल में भी जो टेम्परेचर वो मेंटेन होता है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में गर्मी नहीं आने देगा, सर्दियों में भी सर्दी नहीं आने देगा, दोनों उसमें इफेक्टिव होता है वो, ठीक है। उसी तरह से ये भी होता है। तो गर्मी सर्दी वाला हिसाब किताब तो ये हो गया थर्मल इंसुलेशन, और जो साउंड वाला है वो ये वाला हो गया ऑक्स्टिक, ठीक है, इंसुलेशन। तो ये साउंड प्रूफ की बात हो रही है यहाँ पे। बाकी प्लेन सीलिंग के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं हम कभी कभी। ऑप्शन सारे ठीक हैं। और ये रही रिब्ड स्लैब, जो इसका एग्जांपल है, ये रिब्स बनी हुई हैं इसमें, ये सारी रिब्स हैं, ऐसे में भी हैं ऐसे में भी है, ठीक। और जो ऊपर दिख रहा है वो छत, उसका मेन छत वही है, पर ये जो रिब है ये मदद करती हैं, टेम्परेचर को भी मेंटेन करती हैं और ऑक्स्टिक भी होती हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन कास्टिंग द रिब्स ऑफ ए स्लैब इज। तो एक तो हो गई छत जिसको हम टॉपिंग भी बोलते हैं, और एक हो गई रिब्स जिनको हम जॉइस्ट भी बोलते हैं। तो ये रिब्स की बात कर रहा है कि रिब्स जब बना रहे हो उस टाइम कितने का एग्रीगेट यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम। तो कुछ नहीं है, याद करने वाली बात है, 10 mm का मैक्सिमम एग्रीगेट यूज़ कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर मेन बार्स इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन। अब देखिए जो मेन बार्स का जो हम एरिया निकालते हैं, अमाउंट का मतलब एरिया से ही होगा जनरली। तो एरिया जो निकालते हैं उसमें बेंडिंग मूवमेंट का रोल होता है। फॉर्मूले जो बने हुए हैं उनमें बेंडिंग मूवमेंट आता है। तो सवाल उठता है मिनिमम या मैक्सिमम, तो हम लेंगे मैक्सिमम। भाई बेंडिंग मूवमेंट एक नेगेटिव टर्म है जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो उसका हम बड़े से बड़ा हिस्सा लेंगे ताकि हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो सके। और जो पॉजिटिव टर्म होती है उनमें हम मिनिमम वाले पार्ट की तरफ जाते हैं। वही एक अप्रोच ली जाती है स्ट्रक्चर को सेफ बनाने के लिए। द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ ऑफ अ कैंटिलीवर स्लैब इज। अब जैसे मैंने टेबल बताई थी आपको, कैंटिलीवर स्लैब में कितना था, स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो मैक्सिमम 12 था, ठीक है। यहाँ देख लीजिए लास्ट में, इफ द लेंथ ऑफ एन इंटरमीडिएट स्पान ऑफ ए कंटिन्यूअस स्लैब इज 5 मीटर, द लेंथ ऑफ एंड स्पान इज केप्ट। अब
इंटरमीडिएट देखिए कंटिन्यूअस लैब में क्या होता है, सीधा यहीं चलते हैं जो मैंने लगा ही रखा है। कंटिन्यूअस लैब में क्या होता है, जो बीच वाले पार्ट हैं वो तो लगभग एक जैसे रखे जाते हैं, और जो किनारे वाला है वो थोड़ा छोटा रखा जाता है। किनारे वालों में बेंडिंग मोमेंट थोड़ा कम आता है किनारों पे। तो इन्होंने क्या कर दिया, तो ये क्या कहा जाता है कि जो बीच में इंटरमीडिएट स्पान है उसका 90% लिया जाएगा किनारों पे, दोनों किनारों पे, दोनों साइड। इधर तो ये कट रखा है लेकिन इधर भी इसका एक किनारा होगा। तो बीच में जैसे अगर 5 मीटर है तो किनारा कितना होना चाहिए, 90%, 4.5 मीटर। जो ये वाला डेटा ये मत देखिए, ये तो इस फोटो में ही था। ये भी डेटा सही है कि 4.5 बीच में है तो किनारा 4.2 हो गया, लगभग 90%। तो हमारे क्वेश्चन में 5 मीटर है तो उसका 90% क्या हो जाएगा, 4.5 मीटर। ऐसा कम ज़्यादा क्यों रखा जाता है, ताकि बेंडिंग मोमेंट इक्वल मिल सके दोनों तरफ सारे स्पान में। द थिकनेस ऑफ द टॉपिंग ऑफ अ रिब्ड स्लैब वेरीज बिटवीन। रिब्ड स्लैब की जो टॉपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से बी ऑप्शन सही होगा। टॉपिंग से मतलब है ये ऊपर वाला पार्ट है जो, और उसके नीचे आती है रिब्स, ये धारियाँ, ये पूरी धारी है इधर, ये पूरी जो पीछे जा रही है, ऐसे इधर भी आ रही है ये सारी। ठीक है, तो ये साउंड को भी ब्लॉक करती हैं और टेम्परेचर को भी। द डायमीटर ऑफ द कॉलम हेड सपोर्ट ए फ्लैट स्लैब इज जनरली केप्ट। अब इसको समझिए, देखिए कॉलम हेड का डाया पूछ रहा है, यानी उसका साइज पूछ रहा है वो। अगर सर्कुलर है तो डाया पूछ रहा है, और अगर स्क्वायर है तो उसका साइज पूछ रहा है। और किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, स्पान लेंथ के या कॉलम के खुद के डाया के, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको फ्लैट स्लैब दिखाई थी ये उसी का एक एग्जांपल है। तो जो कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप है वो आपस में बराबर होती हैं, और जो पैनल है वो कॉलम स्ट्रिप के बीच से शुरू होता है, अगली के बीच में जाता है, तो ये उसका डबल हो जाता है। और जो कॉलम हेड है अगर दिया जा रहा है तो कॉलम हेड जो है वो कॉलम स्ट्रिप का ठीक आधा लिया जाता है। तो अगर कॉलम स्ट्रिप के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो तब तो आधा लेंगे। भाई सर्कुलर है तो 1.5 मीटर का गोला बना दो, साइज का लेना है तो 1.5 मीटर का स्क्वायर बना दो, बात एक ही है। पर लिया आधा जाएगा कॉलम स्ट्रिप का, तो कॉलम स्ट्रिप का आधा है तो पैनल का कितना हो रहा है, पैनल का एक चौथाई हो रहा है, 6 मीटर का तो एक चौथाई हो रहा है, ये 1.5 मीटर। तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि स्पान लेंथ का कितना होगा, तो भैया स्पान लेंथ का होगा 0.25 टाइम्स, यानी एक चौथाई। यहीं पे कॉलम स्ट्रिप या मिडिल स्ट्रिप के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तब आधा होगा। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ बार यूज्ड इन अ रिब्ड स्लैब इज, तो ये 22 इसका आंसर है कि मैक्सिमम इतनी डाया की बार यूज कर सकते हैं। ये सर्कुलर स्लैब सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग डिफ्लेक्ट्स टू फॉर्म। सर्कुलर स्लैब है, ये डिफ्लेक्ट करेगी तो जाएगी तो नीचे ही, तो ये कैसे शेप बनाएगी, तो ये बनाती है पैराबोलाइड शेप। पैराबोलाइड शेप का मतलब है कि उसका एक एक हिस्सा पैराबोला से बना है, चाहे आप ऐसे में देखिए चाहे ऐसे में देखिए। अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, ये ऐसी धसी हुई है इधर की तरफ, जिस तरफ से हम देख रहे हैं उसको, ऐसे इस तरफ से। ठीक है, तो ये इसमें हर एक पार्ट इसका पैराबोला है, बहुत सारे पैराबोला मिलकर एक पैराबोलाइड बनाते हैं 3D शेप में। इन ए स्लैब द पिच ऑफ द मेन reinforcement शुड नॉट एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ। तो ये बड़ा मस्त कोडल प्रोविजन है, सबको आता होगा कि अगर मेन बार्स हैं तो मैक्सिमम स्पेसिंग, स्पेसिंग कहिए या पिच कहिए, मैक्सिमम या तो 3D हो या फिर 300 mm हो, इन दोनों में जो कम होगा। अगर 3D 330 आ रहा है सॉल्व करके तो तब 300 लेंगे, और 3D अगर 280 आ रहा है तो तब 280 ही लेंगे। इन दोनों में जो कम होगा, स्पेसिंग कम से कम रखने की कोशिश रखी जाती है ताकि स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बने। यही वाला डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाता है, 5D और 300 mm। तो ये दो तो हम पढ़ते हैं जनरली। एक और सुन लीजिए, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट या टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट की बात होगी तब स्पेसिंग जो है वो मैक्सिमम 5D और 450 mm रखी जाएगी, इन दोनों में जो कम होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है मेन रिइंफोर्समेंट की, मेन रिइंफोर्समेंट में या तो होगा 3D, तो ये 3 टाइम्स इट्स इफेक्टिव डेप्थ हो गया, या फिर 300 mm जैसा कि अभी दिखाया था आपको। द इफेक्टिव स्पान ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज, तो इफेक्टिव स्पान क्या होता है इसका, अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था किसी और वीडियो में। इसका ये कोड में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बीम में बताया था, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में। पर देखिए बीम और स्लैब का जो प्रोविजन है वो सेम है स्पेसिंग के लिए। तो द इफेक्टिव स्पान ऑफ अ मेंबर दैट इज नॉट बिल्ट इंटीग्रली विद इट सपोर्ट्स शैल बी टेकन एज क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। ये हो गई एक चीज, और बी में उसी में आ गया, और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। ठीक है, यानी इन दोनों में से जो कम होगा वो लेंगे। कौन दोनों में से, एक तो हो गया क्लियर स्पान, वैसे आप समझ गए होंगे पर फिर भी बता देता हूँ, ये अभी स्लैब की बात हो रही है, अभी बीम की नहीं हो रही। तो एक तो हो गया क्लियर स्पान, ये बीच वाला पार्ट, और इसमें इफेक्टिव डेप्थ जोड़ दो उसकी स्लैब की, बीम है तो बीम की जोड़ दो और स्लैब है तो स्लैब की जोड़ दो, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। तो ये एल प्लस डी हो गया, एल ये वाला हो गया, डी इफेक्टिव डेप्थ हो गई। दूसरा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो ये सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस देख लो, जो मैंने ये लिखा हुआ है क्लियर स्पान प्लस सपोर्ट का आधा प्लस सपोर्ट का आधा, तो वही है, सपोर्ट ही पूरा हो गया इसका आधा ले लो, सपोर्ट पूरा हो गया इसका आधा ले लो, क्लियर स्पान के साथ जोड़ लो। इन दोनों में जो कम होता है वो लिया जाता है। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन में नजर घुमाएंगे तो जो ऑप्शन सी है उसमें क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ इस वाले की बात कर रखी केवल। जो पहला पॉइंट था ना हमारा वहाँ पे एल प्लस डी वाला, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, और जो दूसरा था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वाला वो यहाँ पे लिख ही नहीं रखा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये था आपका पहला पार्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में